Hello Squarians, welcome back to another session of thermodynamics जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें दो इक्वेशंस गिवन है. C+O2 गिव्स अस CO2 और जब कार्बन हाफ O2 के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो वो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है. ठीक है, दोनों रिएक्शंस के लिए डेल्टा H की वैल्यू हमें गिवन है और हमें इस इक्वेशन के लिए, जो ये तीसरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए बेस्ड ऑन द गिवन थर्मोडायनामिकल इक्वेशंस फाइंड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक रिलेशनशिप इज करेक्ट. ठीक है, कि इन चारों में से कौन सा रिलेशनशिप जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है. क्लियर है? दैट्स द क्वेश्चन. नाउ अगर आप नोटिस करो तो सब कुछ देखो हमें z के टर्म्स में बताना है ना. z इज फॉर द थर्ड इक्वेशन. ठीक है, तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, तीनों इक्वेशंस को लेट्स नेम देम. ओके, लेट्स नेम देम. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, से दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, तो क्या आपको कुछ ऐसे अरेंजमेंट नज़र आ रहा है कि दो इक्वेशंस को या तो ऐड कर दें या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो दो इक्वेशंस मिलके तीसरे के बराबर आ जाएं? क्यों? उससे हेसेस लॉ के अकॉर्डिंग उनका डेल्टा H भी उसी प्रकार से वेरी करेगा. करेक्ट है? तो इफ़ यू लुक एट इट, सो वी विल फाइंड आउट कि जब आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करोगे तो वो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा. देखो फटाफट से. सो वी कैन क्लियरली सी, क्लियरली इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3, राइट? तो चलो तो मैं करके भी दिखा देती हूँ. C प्लस हाफ O2, C प्लस हाफ O2 प्लस CO प्लस हाफ O2, राइट? प्लस CO प्लस हाफ O2. करेक्ट है? रिएक्टेंट्स को रिएक्टेंट्स के साथ हम लोग ऐड करेंगे, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ, एंड इट विल बिकम CO प्लस CO2. सो इट विल बी CO प्लस CO2. ये हमने इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर दिया. तो हाफ O2 और हाफ O2 मिलके 1 O2 हो जाएगा एंड CO जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा. ये CO और ये CO कैंसिल आउट हो गया. तो देखो हमारे पास फाइनली क्या बचा? C प्लस O2 गिव्स अस CO2. सही है? ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, राइट? तो जैसे इन इक्वेशंस के बीच में जो रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप इनके डेल्टा H के बीच में भी है. सो हम क्या बोल सकते हैं कि जो Y है for equation number 1, it's x, right? So we can say that x will be equal to y plus z, right? x is equal to y plus z. ये सबसे बेसिक रिलेशनशिप है जो हमने फाइंड आउट कर लिया. अब ऑप्शंस में क्या गिवन है कि हमें x इक्वल्स टू समथिंग बताना है या y इक्वल्स टू समथिंग बताना है या z के टर्म्स में. तो इक्वेशन में z के टर्म्स में बताना है. So I can write it as z is equal to x minus y, right? I can write this z as x minus y. Clearly? तो बताओ, सारे options check करिए and let me know which one is the right answer. So I hope you have got it. Option number B is the right choice. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Which of the following expressions is correct to calculate the enthalpy of a reaction? Okay, इन सबको देखते हुए let me give you 3 expressions. Okay, there are 3 expressions to calculate the value of delta H. Number 1, जब भी आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के एंथैल्पीज गिवन है तो आप क्या बोल सकते हो? डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. डेल्टा डेल्टा H for product
minus delta H for reactant. This is one way. This is one way. Another thing, जब भी आपको बॉन्ड एनर्जी गिवन है तो ये उल्टा हो जाता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है जब भी आपको बॉन्ड एनर्जी गिवन है. सो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स डेल्टा बी. चलो ठीक है, बॉन्ड एनर्जी फॉर, इसको ऐसे नहीं, इसको यहाँ जिसे डेल्टा बी ई लिखा है ऐसे ही लिख देते हैं हम भी, है ना, बेटर रहेगा. डेल्टा एच नहीं, उसको डेल्टा बी ई ही बोल देते हैं. दैट इज बॉन्ड एनर्जी. ठीक है, सो बॉन्ड एनर्जी फॉर रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी फॉर प्रोडक्ट्स. अनदर वे, तीसरा तरीका क्या है भाई लिखने का, कि अगर आपको डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है और वो रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में हुआ है, वो रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में हुआ है, तो पहले वाले का, पहले स्टेप का डेल्टा एच वन प्लस दूसरे स्टेप का डेल्टा एच वन, अब तो जितने भी उसमें स्टेप्स हुए हैं. ठीक है भाई, जल्दी से इसको देखो. आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है. क्लियरली अभी ऑप्शंस चेक करते हैं. Which of the following expression is the correct way to calculate enthalpy? चलो देखते हैं. डेल्टा एच रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, नहीं उल्टा दिया हुआ है इन्होंने. डेल्टा एच अगर होगा तो वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता. बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये भी उल्टा दे दिया. दिस मस्ट बी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट, तो देखो ऑप्शन नंबर सी फाइनली ठीक लिखा हुआ है. एंड ऑप्शन नंबर डी में देखो इन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये भी गलत है. सो आई थिंक दैट दिस इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. Which of the following does not represent enthalpy change during phase transformation? फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, है ना, जो डिफरेंट फेजेस हैं, उनके दौरान कौन सी एंथैल्पी जो है वो ये नहीं दिखा रहा. बताइए भाई. सो देखो, फ्यूजन फेज चेंज, वेपराइजेशन फेज चेंज, सब्लिमेशन फेज चेंज, बट क्या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में फेज चेंज इंक्लूड होता है? नहीं होता. सो दिस इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. अभी बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. सो वी हैव बीन गिवन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया व्हेन कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. तो हमें देखो अलग अलग बॉन्ड के लिए बॉन्ड एंथैल्पीज जो हैं, बॉन्ड एनर्जीज जो हैं वो गिवन है. ठीक है, तो हमें बताना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. हमेशा ध्यान रखना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हम हमेशा फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड के अकॉर्डिंग निकालते हैं. किसके अकॉर्डिंग? फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, यानी कि जब 1 मोल ऑफ अमोनिया बनेगा हमें उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है. तो इसमें सबसे बड़ी गलती पता है बच्चे क्या करते हैं, देखो. एंड अनदर थिंग, बॉन्ड एनर्जीज अगर गिवन हो तो आप डेल्टा एच एफ यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप कैसे निकालोगे? बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, राइट. सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ऐसे निकालेंगे. ठीक है, तो चलो भाई सारे बॉन्ड एनर्जीज देखते हैं. उससे पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि अमोनिया बनता कैसे है, कैसे बनता है. सो वी नो दैट N2H2 gives us 2NH3, राइट. बैलेंस कर लेते हैं तो यहाँ पे 3 आता है. सही है, तो यहाँ पे तो 2 मोल ऑफ अमोनिया बन रहा है, हमें देखना है 1 मोल ऑफ अमोनिया के हिसाब से. ठीक है, सो दिस आई कैन राइट एज हाफ N2 प्लस 3/2 H2 will be giving me 1 mole of NH3, right? 2/2 is 1, so now it will be giving me 1 mole of NH3. तो जो हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे वो हम इस इक्वेशन को कंसिडर करते हुए निकालेंगे.
इज इट क्लियर? आई थिंक सो. तो चलो भाई, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स लिख लेते हैं पहले. व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स? N2 और H2 की देखनी है. सही है. तो N2 की कितनी गिवन है? ये रही 945.36. सो इट विल बी हाफ इंटू 945.36. ठीक है भाई, ये हो गई फॉर N2. अब H2 के लिए बात करते हैं. सो इट विल बी 3/2. देयर इज ओनली वन बॉन्ड ऑफ H2. सो दिस विल बी हाउ मच? द मिडल वन, राइट? 435. 3/2 इंटू 435. ठीक है भाई. तो ये हो गई इसके लिए रिएक्टेंट्स के लिए. द ब्लू वन इट इज फॉर द रिएक्टेंट्स. ठीक है. एंड द पिंक वन इट इज फॉर द प्रोडक्ट्स. ठीक है. सो यस, माइनस फॉर प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में क्या है? NH3. NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH3. सो यू कैन सी दैट देर आर 3 NH bonds. है ना? देर आर 3 NH bonds. So it will be 3 multiplied by NH bond के लिए एनर्जी कितनी गिवन है? 389. So it's going to be 3 into 389. That's it. Now we just need to get it solved और हमें हमारा आंसर इन द सेम यूनिट किलो जूल्स पर मोल में मिल जाएगा. आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डाउट है. जल्दी से इसको सॉल्व किया जाए. चलो जी, सॉल्व कर लेते हैं. हाफ इंटू 945.36. दिस विल बी अराउंड 472.68, राइट? प्लस 3/2 इंटू 435. दिस विल बी अराउंड व्हाट? सॉल्व करिए. 652 के अराउंड यार ये वैल्यू आएगी. सो दिस विल बी प्लस 652 minus 3 into 389 is how much? It's going to be more than 1100, right? 389 into 3, 1167, right? It's going to be how much? 1167. तो जब आप फाइनली इसको सॉल्व करोगे, it's going to be -41, ठीक है? -41.82 kilojoules per mole. So this is the right answer, which is option number. कौन सा ऑप्शन बच्चे मैच हो रहा है? We can say that option number C is matching. So this is the right answer. I don't think कि इसमें आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है. Is it okay? I think so. आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. What is the enthalpy change for the given reaction if enthalpies of formation of Al2O3 and Fe2O3 are -1670 and -834 kilojoules per mole respectively? Okay, अगर हमें again enthalpy of formation निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? एंथैल्पी चेंज निकालना है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है. सो हाउ आर वी गोना डू इट? सो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, राइट? फॉर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. सही है. प्रोडक्ट में देखो इसी इक्वेशन के 2Fe के लिए तो यार 0 हो जाएगी और Al2O3 के लिए हमें गिवन है -1670. तो ये कितना हो जाएगा? -1670 प्लस 0, राइट? दिस इज फॉर द रिएक्टेंट्स. सही है. प्रोडक्ट के लिए बात करते हैं. माइनस प्रोडक्ट के लिए बात कर ली है, अभी रिएक्टेंट के बारे में बात करते हैं. सो 2Al ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है तो इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगी 0 प्लस Fe2O3 के लिए -834 गिवन है. -834. ठीक है भाई. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज फॉर द प्रोडक्ट एंड दिस इज फॉर द रिएक्टेंट. तो देखो यार बड़ी इजी सी कैलकुलेशन आएगी ना. दिस इज जस्ट गोइंग टू बी -1670, है ना? इसकी क्या वैल्यू आएगी? -1670 और ये वाला माइनस एंड माइनस, इट विल बिकम प्लस, राइट?
So minus 1670 plus 834. So it is 1600, it is 800. तो ये कुछ माइनस 800 समथिंग आना चाहिए यार, देख लो. माइनस 836, यस, इट्स गोइंग टू बी माइनस 836. पहला ही ऑप्शन हमारा सही जवाब. आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई डाउट, कोई परेशानी होगी. सो इट्स गोइंग टू बी माइनस 836 in the same unit which was kilojoules per mole. किलोजूल पर मोल. कोई डाउट, कोई परेशानी? जल्दी से इसको देखिए. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. For which of the following equations delta H naught of the reaction is equal to delta H naught formation of the product? तो अभी हमने इससे पहले भी बात करी थी कि बेटा जब भी डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन के लिए बात करते हो, फॉर्मेशन के लिए हम जब भी बात करते हैं तो हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. नंबर वन, वी ओनली टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड. किसके बारे में? नंबर वन इज फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड. जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने NH3, जैसे 2 मोल्स NH3 प्रोड्यूस हो रहा था, हमने 1 मोल NH3 के लिए निकाला. ठीक है. सो फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड हम देखेंगे. ठीक है भाई. एंड सेकेंडली कि जो ये कंपाउंड बन रहा है, इट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉम्पोनेंट्स. सो it must be obtained from its constituent components. जैसे कि जब हम बात करते हैं, फॉर इंस्टेंस जब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ठीक है, एग्जाम्पल, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन, राइट? तो आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे C+2O gives us CO2. दिस इक्वेशन इज रॉन्ग. इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन है? ऑक्सीजन O में एग्जिस्ट नहीं करती है, O2 में एग्जिस्ट करती है. सो इट विल बी C+O2 gives us CO2. दिस इक्वेशन इज राइट. ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट से. यहां पे ऑप्शन नंबर ए को अगर आप देखो और ऑप्शन नंबर सी को अगर आप देखो, तो यार ये तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि CO2 का बेसिक एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन हो सकता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं हो सकता. तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता. CH2Cl2 के लिए आप CH4 से शुरुआत नहीं करोगे. यू नीड कार्बन, H2 एंड Cl2. तो यार ये भी नहीं हो सकता. ठीक है. अब आप बोलोगे मैम N2O3 gives us N2O3. बच्चे ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमेशा O2 की तरह एग्जिस्ट करता है, O2 फॉर्म में. यहाँ पे किस फॉर्म में है? O3 के फॉर्म में है. तो बच्चे ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी हो सकता है. Xg+2F2 gives us Xgf4. 1 मोल ऑफ कंपाउंड बन रहा है और दोनों के दोनों जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं. आप देखो बाकी किसी में ऐसा नहीं हो रहा. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. फॉर द रिएक्शन H2 plus Cl2 gives us 2HCl. Okay, delta H for the reaction is given. So we have to tell what is the enthalpy of decomposition of HCl. अच्छा, ये this is basically enthalpy of the reaction. For decomposition हम क्या करेंगे? रिएक्शन को उल्टा कर देंगे, है ना. So we can say that for decomposition, what will be the reaction? The reaction will become 2HCl gets dissociated into H2 plus Cl2. ठीक है. अब आप बोलोगे मैम उस वाले रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा H की वैल्यू
-44 किलो कैलोरी थी, तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +44 किलो कैलोरी। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है यार। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज द एंथैल्पी ऑफ डीकॉम्पोजिशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ HCl. What is this? This is the enthalpy of decomposition of, लिख लेते हैं इस बात को, because this is the enthalpy of decomposition of 2 moles of HCl. और अगर हमसे सिर्फ पूछा गया कि HCl की बताओ, तो ऐसे थोड़ी कि जितने मर्जी का बता दो। इट्स लाइक सेइंग कि कोई आपसे सेब का भाव पूछ रहा है, एप्पल का, आपने बोला 100 रुपये। अब 100 रुपये के में 1 किलो आ रहे हैं, 2 किलो आ रहे हैं, बट इन जनरल जब हम बताते हैं, अगर मैंने बोला यार 100 रुपये, सो आई यूजुअली टेल इट फॉर अ केजी, राइट? सिमिलरली अगर हमसे पूछा गया है तो हम एक मोल के लिए बताएंगे, करेक्ट? ऐसे नहीं कि चाहे 2 मोल के लिए बता दिया, चाहे 3 मोल के लिए बता दिया, नो, just for 1 mole. So for 1 mole, delta H will be how much? So for 1 mole of HCl, delta H decomposition, ठीक है, delta H decomposition, it will be how much? 44 divided by 2, आधी हो जाएगी, है ना? 2 मोल के लिए 44 है, 1 मोल के लिए 22 हो जाएगी. So it will be how much? +22 किलो कैलोरी. ठीक है भाई? So option number B is the right choice. अब देखो क्वेश्चन कितना इजी और सिंपल था, बट छोटी सी ट्रिक थी, है ना? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. The statement, the change of enthalpy of a chemical reaction is same whether the reaction takes place in one or several steps. सही बात है ना? कि अगर कोई रिएक्शन, नो मैटर कि कोई रिएक्शन या तो कैसे जा रहा है, वो A से B डायरेक्ट हो रहा है, A से या तो चलो D मान लो, A से D डायरेक्ट बन रहा है, ठीक है? इसके लिए जो डेल्टा H है, ठीक है, और सपोज पहले ये रिएक्शन A से B जा रहा है, फिर B से C बन रहा है, एंड फाइनली C से D बन रहा है, ठीक है? फाइनली C से क्या बन रहा है? D बन रहा है. दोनों के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सेम है, ठीक है? अगर इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू x है, तो इसके लिए भी डेल्टा H की वैल्यू x ही होगी, इसके लिए भी डेल्टा H की वैल्यू x ही होगी, ठीक है? So the change of enthalpy of a chemical reaction is same whether the reaction takes place in the one step or in several steps. कौन सा लॉ है ये? ली चार्टलियर्स लॉ, वैन ट्रॉप्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, या हेसेस लॉ? सो दिस इज हेसेस लॉ. राइट नाउ इट सीम्स वेरी ऑब्वियस, है ना मैम? थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, हेसेस लॉ होगा, करेक्ट? बट जब आपके एग्जाम में आता है, व्हेन यू 50 क्वेश्चंस ऑल द सिलेबस, दैट टाइम यू हैव टू थिंक यार ये कौन सा लॉ है, तो आपको हर स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको कुछ भी और टॉपिक पढ़ना है, या पहले कोई और आप चाहते हो कि क्वेश्चंस पहले इस चैप्टर के नहीं दूसरे चैप्टर्स के कराओ, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन यूट्यूब केमिस्ट्री लेक्चर्स या जो भी टॉपिक है बाय माय नेम, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. What will be the enthalpy change of conversion of graphite to diamond? Okay, graphite to diamond, given C graphite. This is what? Delta combustion, है ना? Enthalpy of combustion हमें given है ग्रेफाइट के लिए और डायमंड के लिए, ठीक है? हमें
बच्चे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन गिवन होने का क्या मतलब है? यहाँ पे हमें क्या गिवन है? वी हैव बीन गिवन एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ठीक है। चलो इसको पूरा लिख लेते हैं, कभी कभी डाउट हो जाता है, ठीक है। इट मीन्स व्हेन से सी ग्रेफाइट बर्न, जो कि कंबस्ट, तो क्या होगा? C प्लस O2 गिव्स अस CO2, चाहे वो ग्रेफाइट हो, ठीक है। एंड C प्लस डायमंड, मतलब कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, वो भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा O2 और CO2 बन जाएगा, ठीक है। दोनों रिएक्शंस के लिए हमें डेल्टा H की वैल्यू अलग अलग गिवन है, राइट। फॉर दिस रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज हाउ मच? ग्रेफाइट -31 -391.25 -391, what's happening? -391.25, ठीक है, इन द सेम यूनिट किलो जूल्स। एंड डायमंड के लिए है -312 किलो जूल्स, ठीक है भाई। तो हमें एंथैल्पी चेंज निकालना है, डेल्टा H, कन्वर्जन ऑफ C ग्रेफाइट, दिस वाज इक्वेशन नंबर 1 गिवन टू अस, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 गिवन टू अस। नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, जिसके मुताबिक हमें किसके लिए डेल्टा H निकालना है कि जो C ग्रेफाइट है वो किस में चेंज हो जाए? C डायमंड में चेंज हो जाए। इसके लिए हमें डेल्टा H की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। डेल्टा H कंबस्टन का मतलब कि यार जब ये कंबस्टन रिएक्शन हो रहा है, इस पूरे रिएक्शन के लिए डेल्टा H, दूसरे पूरे रिएक्शन के लिए डेल्टा H और तीसरे रिएक्शन के लिए डेल्टा H निकालना है। क्वेश्चन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं C ग्रेफाइट टू C डायमंड बेटा कैसे जा सकती हूँ, बताओ मेरे को। बहुत ही ईजी नहीं है क्या ये? बताइए, इज इट ईजी और नॉट? चलो अच्छा, कैसे जाएं? मैम क्या करिए, सेकंड और फर्स्ट को, सेकंड और फर्स्ट के साथ हम क्या करें कि हमें C ग्रेफाइट से C डायमंड मिल जाए? बताइए, कैन यू थिंक ऑफ इट एनीबडी? जल्दी से भाई देखो इसको। तो क्लियरली यार, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में से सोच लिया, सोचने का टाइम दिया था तुमको, तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दोगे, राइट, इफ यू जस्ट डू दिस फर्स्ट माइनस सेकेंड, ठीक है, तो क्या होगा? चलो देखते हैं। C ग्रेफाइट माइनस C डायमंड, ठीक है, और O2 से O2 कैंसिल आउट हो जाएगा, CO2 से CO2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C ग्रेफाइट विल बी गिविंग यू C डायमंड, जो इधर माइनस में है कार्बन डायमंड, वो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। सो यू विल गेट इक्वेशन नंबर 3, राइट। 1 - 2 विल गिव यू 3। तो सिमिलरली अगर आपको 3 के लिए डेल्टा H की वैल्यू निकालनी है, तो you will just have to do -391. We just need to do what? First minus second. जो आपने रिएक्शंस के साथ किया वही आपने डेल्टा H के साथ करना है. So it will be -391 minus 393.12. 393.12. ठीक है? This was 0.25, right? 0.25. So it will be -391 plus 393. So it's going to be how much? -3, exactly, it should be this, right? -391, it's going to be what? -391, so it's going to be plus 1 point something, right? Exactly, the answer is going to be in plus, not minus, correct? We have taken everything right because I just can't see it in the option. 393.12. Yeah, we have taken it right? For graphite, for diamond, okay? And we have done 1 - 2. So 1 - 2.
We have done it right. So it will be plus 1 point something, right? Plus 1.97 it's going to be kilojoules. Okay, so I can say here that none of them is right. If it is plus, okay, if it is plus, then it can be right. Plus 1.9 plus 1.8, ठीक है, whatsoever, it's like the same thing, 1.9 you can say, ठीक है. So it's going to be option number what? It's going to be option number B. Keep it B. Make it plus. It cannot be negative. It just confused me whether we have done something wrong or the question is wrong. But the question was very simple. आगे बढ़ते हैं. What will be the amount of heat evolved by burning 10 liter of methane under standard conditions? Given heats of formation, CH4, CO2, H2O are this and this respectively. ठीक है. Standard heats of formation हमको given है और हमसे पूछा गया है कि amount of heat evolved जब भी 10 लीटर of methane जो है वो burn होगी. So how methane burns? So methane you can say CH4, let's change the color. So it will be CH4 को जब आप O2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो बच्चे क्या बनेगा? CO2 plus H2O, CO2 plus H2O, right? So this will be 2 here, 2 here, correct? Now the equation is balanced, okay? Now the equation is balanced. अभी देखो, अभी जब 1 मोल ऑफ मीथेन बर्न हो रहा था तो CO2 निकल रहा था, H2O निकल रहा था. स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब STP कंडीशन पे कितना लीटर CO2 जो है, बट हमें हीट इवॉल्व निकालनी है, राइट? सो इट विल बी व्हाट? इफ वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा H, ठीक है. सो डेल्टा H विल बी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सो इट विल बी डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है भाई, क्योंकि हमको ऑलरेडी ये फॉर्मेशन वाले एनर्जीज जो हैं वो गिवन है. तो चलो अगर आप प्रोडक्ट के लिए निकालोगे यानी कि CO2 और H2O, दिस इज फॉर CO2 यानी कि दिस इज -398 एंड फॉर H2O दिस वन, ठीक है. तो इन दोनों को जरा ऐड कर लेते हैं. सो इट विल बी फॉर CO2 -398 हो जाएगा, ये -398.8 प्लस 2 इंटू H2O, 2 मोल्स H2O आ रहा है. सो इट विल बी 2 इंटू -241, राइट? सो इट विल बी प्लस 2 इंटू -241 -241, सही है. ये आ गया डेल्टा H फॉर प्रोडक्ट. क्लियरली अभी बात करते हैं डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट्स के बारे में. सो माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट में कौन है? CH4 and O2. So for CH4 the value is given to us as -762, ठीक है. So it will be -762. 1 मोल CH4 ही था ना अपने पास में. Yeah, so it will be -76.2 और O2 के लिए क्या होने वाली है? ये वैल्यू 0 है ना. स्टैंडर्ड heat of formation for O2 is going to be simply 0. 2 into 0 is also 0. करेक्ट है. तो जब आप इसको कैलकुलेट करो भाई जल्दी से, टेक योर टाइम. 2 into -241 यानी कि 4 -482 and this is -398. So -700, 800, -76. 6. So if we try to calculate, it will be how much around? We can see it's going to be around, let me check. So when you solve it, particularly all of it, it will come around -805. It will be -805.
सो इज दिस द आंसर? ऑप्शन नंबर ए, विल इट बी? नो। अभी ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, हमसे पूछा गया जब 10 लीटर ऑफ मीथेन बर्न होगा। अभी तो 1 लीटर बच्चे, 1 लीटर ऑफ मीथेन का क्या मतलब है? 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो ये डेल्टा एच कब है? जब 22.4 लीटर्स ऑफ मीथेन बर्न हो रहा था। व्हेन, इसको भी ऊपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। व्हेन 22.4 लीटर ऑफ CH4 was burning, ठीक है। तो we had how much? -805, ठीक है। At that time we had -805, clearly। 1 लीटर के लिए कितना होगा? 805 बाय 22.4, ठीक है। एंड फॉर 10 लीटर्स, जो कि हमें बताना है, you can say for 10 liters it's going to be -805 by 22.4 into 10। 1 लीटर के लिए इतना, 10 लीटर के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है भाई। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे इट विल अप्रॉक्सीमेटली कम आउट टू बी 359.73 किलो जूल्स, ठीक है। दिस इज द राइट चॉइस। अगेन इट्स गोइंग टू बी इन माइनस, यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, सो वी विल जस्ट चूज ऑप्शन नंबर सी, राइट। वील जस्ट चूज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से इसको देखिए। अभी बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाउ मच हीट इज इवॉल्व्ड if 3.2 gram of methane is burnt and if the heat of combustion of methane is -880 kilojoules per mole, ठीक है भाई। अगेन हमको हीट ऑफ कंबस्शन गिवन है, यानी कि जब CH4 O2 के साथ में रिएक्ट करेगी तो क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। अगर आप रिएक्शन देखो, सो वी हैव मीथेन CH4 प्लस O2। हमेशा जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो हमें क्या मिलता है? वी गेट CO2 प्लस H2O, सही है, हमें CO2 प्लस H2O मिलता है। When we try to balance the equation, so 2O2 and 2H2O, right? Now everything is balanced, correct? तो जब 1 मोल ऑफ मीथेन बर्न हो रहा है, ठीक है, तब हमें एनर्जी, हाउ मच हीट इज इवॉल्व्ड? ओके, सो यस, जब 1 मोल मीथेन बर्न हो रहा है, इन दैट केस वी नो द डेल्टा एच कंबस्शन, राइट। सो फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा एच कंबस्शन is how much? -880 kilojoules per mole, -880 kilojoules per mole, ठीक है। Now जब this is when this is happening when we had 1 mole of CH4, right? When we had 1 mole CH4, 1 मोल CH4 का क्या मतलब है? कितने ग्राम्स, क्योंकि हमने ग्राम्स के साथ में डील करना है। 1 मोल CH4 का मतलब 16 ग्राम्स ऑफ CH4, 16 ग्राम्स ऑफ CH4। तो जब 16 ग्राम ऑफ CH4, अब देखो क्वेश्चन हो गया इजी, जब 16 ग्राम ऑफ CH4 बर्न होता है तो जो एनर्जी निकलती है दैट इज -880, ठीक है। For 1 gram, it's going to be -880 divided by 16, right? So it's going to be -880 divided by 16 for 1 gram, right? But we want to find out for 3.2 gram of CH4. तो जब 3.2 ग्राम CH4 जो है वो बर्न होगा तो हमें -880 डिवाइडेड बाई 16, 1 ग्राम के लिए, इतने ग्राम के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3.2, ठीक है भाई। इज दैट? नाउ वी वोंट कंसिडर द साइन, क्योंकि ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहे हैं कि हीट इवॉल्व हो रही है, राइट। ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मच हीट इज इवॉल्व, राइट। तो अगर यहाँ पे वो नेगेटिव साइन आता भी है तो it means that the heat is being evolved, right? So from here the answer will be
around how much? 176. If you solve it, you will get it as 176, right? 176 kilojoules, right? 176 kilojoules. Is it all right? So we can say here that option number जो हमारा C है वो है सही जवाब. ओके, आगे बढ़ते हैं. The bond dissociation energies of X2, Y2 and XY are in the ratio 1, 0.5 and 1. ठीक है. Delta H for the formation of XY is minus 200 kilojoules per mole. The bond dissociation energy of X2 will be. अच्छा चलो, हमें अगर X2 और Y2 से XY बनाना है तो यार बेसिक इक्वेशन क्या होनी चाहिए मैम? X2 प्लस Y2 विल बी गिविंग अस कितना XY? 2XY. लेकिन हम जब भी हीट ऑफ फॉर्मेशन पिक्चर में आती है सो वी टॉक अबाउट 1 मोल. ठीक है, तो हम इस इक्वेशन के बदले कौन सी इक्वेशन को कंसिडर करेंगे? हाफ X2, वी विल से हाफ X2 प्लस हाफ Y2 विल बी गिविंग अस XY. सही है, ये होगा मैम? बिल्कुल होगा. तो अब हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज के टर्म्स में निकालना है. तो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन होती है तो हम डेल्टा H कैसे निकालते हैं? वी फाइंड डेल्टा H बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, राइट? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो अगर बात की जाए रिएक्टेंट्स के बारे में, रिएक्टेंट कौन है? X2 और Y2. ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज हमें गिवन है उनका रेशियो कितना है? 1, 0.5 एंड 1. तो इसको सपोज अगर हम कुछ भी टर्म मान ले, इससे स्मॉल ए मान लेते हैं. ठीक है, x नहीं मानते, a. अगर आप वैल्यूज देखो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या हो जाएंगे? a और इसका क्या हो जाएगा? 0.5a. मान लेते हैं ए वैल्यू है कुछ. ठीक है, तो देखो जब हम बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स निकालेंगे सो X2, Y2, XY ये रेशियो है. ठीक है, तो फॉर X2 it's going to be what? A, right? So it for half of X2 it's going to be simply A by 2, right? So the bond energy of the reactants it's going to be A by 2 प्लस 0.5 Y2 के लिए, राइट? प्लस 0.5A बाई 2, 0.5A बाई 2. ये हो गई किसके लिए? रिएक्टेंट्स के लिए. अभी चलते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ. ठीक है भाई, आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी. ठीक है, अभी चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ. प्रोडक्ट कौन है? XY. एंड फॉर XY दिस वैल्यू इज गिवन टू मी एज just A, right? Just A. सही है, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है? दिस इज द बॉन्ड एनर्जीज के टर्म्स में हमने क्या निकाला है? डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन निकाल लिया. सो दिस ऑल is going to be equal to minus 200 kilojoules per mole, right? Minus 200 kilojoules पर मोल. सही है, तो बस अब हमें बेसिक मुद्दा क्या है? A ही है ऑलरेडी X2 की क्या? बॉन्ड एनर्जी. सो ये एक प्यारी सी इक्वेशन बन गई है एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन हमें A की वैल्यू का पता करना है. दैट्स इट. ठीक है, सो दिस इज A by 2, दिस विल बिकम A by 4, राइट? A by 2 plus A by 4 is 3A by 4. It will be how much? 3A by 4 minus A is equal to how much? It is equal to minus 200. Minus 200, ठीक है? 3A by 4 minus A. It's going to be minus A by 4, right? It's going to be how much? Minus A by 4 is equal to minus 200. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और A की वैल्यू निकल के आ जाएगी 200 मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट?
and from here I can say that A is equal to 200 multiplied by 4 यानी कि 800। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई डाउट, कोई परेशानी होगी। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ इज द राइट चॉइस। ठीक है भाई, देखो कितना सुंदर सा बोर्ड लग रहा है, कितने अच्छे से, सब बढ़िया। चलो, इट्स गुड, इट्स नाइस। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगेन फॉर H2, Cl2 एंड HCl हमें गिवन है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl निकालना, कितना फुद्दू सा क्वेश्चन है ना। तो चलो कर लेते हैं इसको यार। एक ही चीज का ध्यान रखना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब भी निकालते हैं वी टॉक अबाउट 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, सो इफ वी हैव H2 प्लस Cl2, अच्छा चलो, या फिर सपोज तुम भूल गए यार, तुमने ना कैलकुलेट कर ही लिया। ठीक है, दैट H2 प्लस Cl2 गिव्स अस 2HCl। ठीक है, सबसे पहले यार हमें 1 मोल के लिए निकालना है, सो दिस मस्ट बी हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गिव्स अस 1 मोल ऑफ HCl। सपोज तुम भूल गए, तुम ये स्टेप करना भूल गए। ठीक है, तुमने क्या किया, तुमने इसी स्टेप पे डेल्टा H निकाल लिया। कैसे डेल्टा H तुमने कैसे निकाल लिया भाई? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आपने निकाल लिया बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी फॉर द प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स कौन है? H2 और Cl2, जिसके लिए हमें ऑलरेडी वैल्यू गिवन है 434 एंड 242। ठीक है, सो यू हैव जस्ट एडेड 434 प्लस 242 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना गिवन है? Cl2 431। ठीक है, हमारे पास कितने HCl थे भाई? 2 थे, तो हमने क्या किया 2 इंटू 431, हमने ऐसे करके कैलकुलेट कर लिया। तो अभी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकला है वो 2 मोल ऑफ HCl के लिए निकला है ना। ये 2 मोल ऑफ HCl के लिए निकला है, हमें किसके लिए चाहिए? 1 मोल के लिए। तो इसको आप एंड में डिवाइडेड बाय 2 कर दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है भाई, ऐसा भी आप आराम से कर सकते हो। तो व्हेन यू विल गेट द फाइन, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे, 434 242 एंड 2 इंटू 431 है ना, तो दिस विल कम आउट टू बी -186 kilojoules per mole in the same -186, right? But we have to get it for 1 mole of HCl. So just divide it by 2 and you will get it for 1 mole of HCl. ठीक है, so for, तो घबराना नहीं है, अगर भूल के कर भी दो, बट एंड में ज़रूर याद रखना। ठीक है, सो यू कैन से दैट फॉर 1 मोल ऑफ HCl इट्स गोइंग टू बी हाउ मच? -186 डिवाइडेड बाई 2, कितना होता है भाई? -93 kilojoules per mole. This will come out to be -93 kilojoules per mole. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In the reaction S plus 3/2O2 gives us SO3। चलो लिख लेते हैं इसको, S plus 3/2O2 gives us SO3। ठीक है, it gives us SO3, और इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है। अच्छा, अब हीट बाहर निकल रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, तो अब की बार हम इसको क्या लेंगे यार? +2x ले या -2x ले? सो वी विल टेक इट एज -2x। ठीक है भाई, वी विल टेक इट एज व्हाट? वी विल टेक इट एज -2x kilojoules per mole। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। वी हैव SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स अस SO3। ठीक है, इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू अगेन इट विल बी -y, है ना। इट विल बी हाउ मच? इट्स गोइंग टू बी -y। हमें निकालना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। तो भैया
SO2 कैसे बनेगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, SO2 को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाओ, सो इट विल बी S प्लस O2 एंड इट विल बी गिविंग अस SO2, ठीक है। इसके लिए डेल्टा H हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सो इफ यू जस्ट लुक एट इट कि हम थर्ड इक्वेशन या कोई सी भी इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं आपस में, प्रीटी ऑब्वियस यार। हमें लगता है कि ना हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि SO3 वाले टर्म्स गायब हो जाए, है ना। सो वी हैव टू व्हाट, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, है ना। अब किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है आप जल्दी से देखोगे क्या, बताओ भाई। सो वी कैन से दैट जो फर्स्ट है वो सेकंड और थर्ड का, या इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो फर्स्ट है वो सेकंड और थर्ड का सम है ना। अनदर थिंग, इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3, सही है। चलो करके भी दिखा देती हूँ तुमको। सेकंड प्लस थर्ड, SO2 प्लस, देखो SO2 से SO2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और बचेगा क्या, S प्लस 3/2 O2, हाफ O2 प्लस 1 O2 विल बी गिविंग मी SO3, है ना। तो द सेम विल बी द केस विद द डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, है ना। तो आप क्या बोल सकते हो, दैट फ्रॉम हियर डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ठीक है। So delta H3 will be delta H1 minus delta H2. So it will be minus 2x minus y, है ना. So from here I can say that delta H3 will be equal to delta H1 minus delta H2. डेल्टा H1 की क्या वैल्यू है भाई, -2x, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू है, -2x माइनस डेल्टा H2 की क्या वैल्यू है, -y, सो -2x माइनस y, सही है। सो इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो आई कैन से y माइनस 2x, y माइनस 2x, y माइनस 2x, क्या हमें कहीं दिख रहा है y माइनस 2x भाई, डेल्टा H3 के लिए 2x माइनस y, 2x प्लस y, या z इज इक्वल टू y माइनस 2x, एब्सोल्युटली यार दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। या अगर आप दोनों, अच्छा चलो अभी अगर हमें आंसर नहीं मिल रहा, हमारा आ रहा है y माइनस 2x, राइट। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस y हो जाएगा, है ना, माइनस ऑफ y माइनस 2x, सो इट विल बी हाउ मच, 2x माइनस y, सो दैट इज द राइट आंसर, 2x माइनस y, ऑप्शन नंबर C इज द राइट चॉइस, ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो। ये हमने क्यों किया, बिकॉज हीट इज बीइंग इवॉल्व्ड, ठीक है। इस माइनस से यहाँ पे हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, हीट इज बीइंग इवॉल्व्ड, इसलिए हीट बाहर निकल रही है, इसलिए, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। What will be the enthalpy of combustion of carbon to produce carbon monoxide on the basis of the data given below? Okay, C plus O2 gives us CO2, CO plus half O2 gives us CO2. Enthalpy of combustion of carbon यानी कि to produce carbon monoxide. Okay, तो हमें किस रिएक्शन के लिए चाहिए, C plus half O2 gives us CO, ठीक है। हमें इसके लिए डेल्टा H निकालना है, ठीक है भाई। सो बेसिकली वी हैव 3 इक्वेशंस, ठीक है, वी हैव 3 इक्वेशंस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जिसका डेल्टा H हमें गिवन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 जिसका डेल्टा H हमें गिवन है,
दिस इज इक्वेशन नंबर 3 जिसका डेल्टा एच हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो कि चलो, मुझे लगता है तुम पूरा बोर्ड देख पा रहे हो। तो सबसे पहले तो देखो क्या 1, 2 और 3 में कोई रिलेशनशिप है यार, बिल्कुल है ना। अगर आप पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर दोगे तो आपको तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी, है ना। सो यू कैन से दैट 1 - 2 गिव्स अस 3। ट्राई करके देख लो। CO हमें क्या चाहिए, CO चाहिए, राइट। सो यस, O2 भी चाहिए हमें कैंसिल, देखो CO2 से CO2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, जब आप फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करोगे। और बचेगा क्या, सिर्फ C प्लस हाफ O2, और जो चीज़ें माइनस में है जो कि है CO, वो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, सही है। तो जो इसके रिएक्शंस के साथ हुआ है वही इसके डेल्टा एच के साथ भी होगा। तो आप बोल सकते हो दैट डेल्टा H1 minus delta H2 will be equal to delta H3 according to Hess's law, है ना। तो it will be simply -393 minus 283, है ना, minus 283 and in the same units kilojoule, है ना। तो जब आप इसको फर्दर, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, -393 प्लस 283, है ना। यानी कि दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली, सबसे पहली बात आंसर नेगेटिव में आने वाला है, 100 के आसपास आएगा, तो -110, ठीक है भाई। सो इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, राइट, -110.4 किलोजूल। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई डाउट होगा। -110.4 किलोजूल, क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए देखो एग्जैक्टली वही है। सो दैट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ HH, BR and HBr are this and this respectively, delta H0 for the reaction H2 plus Br2 gives us 2HBr। तो यार देखो आपको बॉन्ड एनर्जीज गिवन है, ठीक है। तो आप डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालोगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, राइट। सो यू हैव टू डू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर द रिएक्टेंट वी हैव व्हाट, अच्छा एक और चीज यार फिर से जो पिक्चर में आती है कि अभी आपके पास 2 मोल HBr बन रहा है, राइट। वी हैव टू गेट इट फॉर 1 मोल, यस, ठीक है। तो चलो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट देखो भाई कितना बन रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप इसको पहले सॉल्व कर लेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, अच्छा चलो हमें डेल्टा H0 फॉर द रिएक्शन निकालना है। नहीं करेंगे यार, हमें इस रिएक्शन के लिए ही डेल्टा H की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें डेल्टा H फॉर फॉर्मेशन निकालना होता ऑफ HBr तब हम इसको 1 मोल कंसिडर करते, लेकिन हमें इसी रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू निकालनी है, तो अब की बार हम 1 मोल कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इस रिएक्शन के लिए निकालना है। So yes, bond energy of the reactants will be how much? 433 plus 192. 433 plus 192. ठीक है? Minus what will it be for the product? 2 HBr. So it's going to be 2 into 364, right? It's going to be 2 into 364. So 600, it's going to be how much? बताओ भाई, जब आप फाइनली डेल्टा H की वैल्यू निकालोगे 100 समथिंग वैल्यू आनी चाहिए अराउंड नेगेटिव में, राइट। ये बड़ा आएगा, है ना। सो इट विल बी -103 किलोजूल्स, है ना। तो देखो -103 किलोजूल्स। तो तुम यहाँ पे भी बस अप्रॉक्सिम, मतलब अगर आप सही लगा पाते हैं तो आप यहाँ पे भी देख के बता सकते हो कि क्या सही आंसर होने वाला है
विच इज ऑप्शन नंबर डी हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेल्टा H फॉर द रिएक्शन OF2 प्लस H2O गिव्स अस O2 प्लस HF। ठीक है, बॉन्ड एनर्जीज हमें फिर से गिवन है और अब की बार भी हमें पूरे रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 1 मोल कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। डेल्टा H फॉर्मेशन जब हम निकालते हैं, इन दैट केस हमें वो 1 मोल के लिए चाहिए होता है। सही है भाई? तो यार सब कुछ तो तुमको गिवन है, फिर भी चलो कर लेते हैं। डेल्टा H फॉर द रिएक्शन कैसे निकालोगे? बॉन्ड एनर्जीज गिवन है, सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अगर डेल्टा H ही गिवन होता तो वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता। ठीक है, सो यस फॉर द रिएक्टेंट्स, चलो भाई डेल्टा H रिएक्शन कैसे निकालें? अगर बात की जाए रिएक्टेंट्स के बारे में, कौन कौन है? OF2 एंड H2O। ठीक है, OF2 में देर विल बी 2 OF bonds, राइट? सो इट विल बी 2 multiplied by 44, राइट? सो इट विल बी 2 multiplied by 44, करेक्ट है? 2 multiplied by 44 plus and there is H2O. H2O में there are 2 OH bonds, right? So 4 OH bonds, ये रहा. So 2 into 111, right? Plus 2 into 111. ठीक है भाई, ये हो गया कौन? ये हो गए सारे रिएक्टेंट्स। अभी बात कर लेते हैं किसके बारे में? प्रोडक्ट के बारे में। माइनस प्रोडक्ट में कौन है? O2। O2 के लिए हमें बॉन्ड एनर्जी कितनी गिवन है? 135। ठीक है, सो जस्ट 135, so it will be what? 135 plus 2 HF, there are 2 HF, so 2 into this. अच्छा, O2 के लिए it's 119 भाई, O2 सबसे एंड में है, तो O2 के लिए it's going to be 119 plus 2 into HF, 2 into 135. तो भाई ऑर्डर हमेशा ऐसे देख के करना, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज फॉर द प्रोडक्ट। जस्ट गेट द वैल्यू एंड यू विल बी डन। ओके, वेरी इजी, वेरी सिंपल। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी -79 किलो कैलोरीज, -79 किलो कैलोरीज। दिस इज द राइट चॉइस। आंसर देखो भाई कौन सा मैच हो रहा है, दैट्स ऑप्शन नंबर डी। मिल गया सही जवाब। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच क्या होता है? इन विच द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अच्छा देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है ना? इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, देखो भाई, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें क्या पता है कि हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है, तो आप क्या बोलते हो? दैट डेल्टा H इज नेगेटिव, राइट? सही से कर लिख लेते हैं भाई इसको। सो वी नो दैट डेल्टा H इज नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा H आप कैसे निकालते हो? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव निकल के आ रही है, यानी कि रिएक्टेंट की डेल्टा H, रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ज़्यादा है ना, हैव सेम एनर्जी दैट ऑफ प्रोडक्ट्स हैव मोर एनर्जी, है ना, तो आप क्या बोलोगे? द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस और द रिएक्टेंट्स हैव मोर एनर्जी दैन द प्रोडक्ट्स। ठीक है, और एंडोथर्मिक में हमें पता है कि डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? देखेंगे वो भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओके, करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस इज कॉन्स्टेंट। यस, दिस वैल्यू इज, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और वो वैल्यू क्या होती है? अराउंड -57 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है भाई,
तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन जो है वो मेरे हिसाब से मल्टीपल चॉइस है क्या? यस। एंड डेल्टा एच इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन? यस। डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? इनकरेक्ट। ठीक है भाई। द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज पॉजिटिव? यस। फ्यूजन कराने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे बेशक आप लिख भी लीजिए दैट ए बी सी ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट्स। ये बातें एकदम ठीक है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। द हीट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, तो यार हीट ऑफ रिएक्शन किस किस चीज पे डिपेंड करती है? फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती है, तो ये नहीं हो सकता। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन पे करती है। वेदर द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम करती है, किस पे निर्भर नहीं करती है? द मेथड बाय विच फाइनल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। ठीक है, मेथड पे डिपेंड नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ अ सब्सटेंस, हीट ऑफ कंबस्टन में हमेशा क्या होगा? हीट इवॉल्व होगी, तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव। हीट ऑफ कंबस्टन विल बी ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ सब्सटेंस? ठीक है, इट मे बी एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक. It is applicable to gaseous substances only, always an exothermic reaction. Its value does not change with temperature. So combustion is always an exothermic reaction. आप क्या बोलोगे? Heat is evolved. Okay? क्या होता है ऐसे reactions में? Heat is evolved and delta H जो है इसके लिए वो क्या होगा? Delta H is negative. ठीक है भाई, इतनी बातें हमें पता है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following reactions can be used to define the heat of formation of CO2? Formation, ठीक है, C graphite plus O2 gives us CO2, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ये तो देखो नहीं हो सकता क्योंकि CH4 ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट वाले स्टेट में नहीं है। ठीक है, सो इट्स क्लियरली ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, कि C प्लस O2 गिव्स अस CO2। कार्बन C की तरह एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन O2 की तरह एग्जिस्ट करती है। इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव नेगेटिव कांस्टेंट, सो इट्स पॉजिटिव। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमको हीट देना पड़ता है ताकि रिएक्शन हो, उसको जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए डेल्टा H पॉजिटिव होता है, और जब भी हीट निकलती है, इवॉल्व होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तो डेल्टा H नेगेटिव होता है। ठीक है भाई, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, H2O एंड CH4 इतना गिवन है। ठीक है, देन कंबस्टन ऑफ CH4 इज, बताओ भाई CH4 की कंबस्टन भाई कैसे होगी? CH4 plus O2 gives us what? CO2 plus H2O, right? CO2 plus H2O. When we try to balance the equation, here it will be 2 and here it will be 2, right? ऐसे ही करेंगे। That's how we are going to do this. तो अब हमें बताना है डेल्टा H कंबस्टन। हमें क्या बताना है भाई? डेल्टा H कंबस्टन बताना है। तो हमें डेल्टा H फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है, यानी कि 1 मोल के लिए ऑलरेडी हमें गिवन है। तो अब की बार क्या होगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, है ना? अब की बार क्या होगा भाई? डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, करेक्ट है? डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट्स। तो चलो भाई, जस्ट सिंपली लेट्स गेट इट सॉल्व। फॉर CO2 हमें वैल्यू कितनी गिवन है?
-94. So it will be -94 plus CO2 के बाद है 2H2O. So it will be 2 into -68.4, right? Plus 2 into -68.4. तो यार ये तो हो गए कौन, ये तो हो गए प्रोडक्ट्स, ठीक है. अभी बात कर लेते हैं रिएक्टेंट्स के बारे में. माइनस रिएक्टेंट्स में है CH4 और O2, ठीक है. फॉर CH4 द वैल्यू इज -17.9, ठीक है. सो इट विल बी -17.9 and enthalpy of formation of O2, it's going to be 0, right? Plus 0. That's it. Just get it solved and we will get our answer. Simply addition subtraction है और कुछ भी नहीं है, ठीक है. Just pause for the video in 1 minute and इसमें से बताओ कि कौन सा आंसर जो है वो बच्चे करेक्ट है, ठीक है. इसमें से कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है. So when you will solve it, the value of delta H will come out to be around -212, -212, ठीक है. ऑप्शंस देखो कौन से मैच हो रहे हैं. ऑप्शन नंबर बी मैच हो गए, ठीक है भाई. इज इट क्लियर? आगे बढ़ा जाए, आगे बात करते हैं. Heats of combustion of CH4, C2H6, C2H4 is this and this respectively, ठीक है. इतनी हमें हीट ऑफ कंबस्टन गिवन है कि इतनी हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर. द बेस्ट फ्यूल, बच्चे बेस्ट फ्यूल कौन होता है? द वन विच हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ओके. उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो वो आपका काम अच्छे से कराए, है ना. इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है. तो जिसकी भी वैल्यू यहाँ पे सबसे कम नेगेटिव है, दैट इज -212, है ना, कि इसके डेल्टा एच की वैल्यू इज -212. हीट कम इवॉल्व हो रही है ना. तो इट विल बी द बेस्ट फ्यूल. बेस्ट फ्यूल कौन हो गया भाई? इनमें से CH4 ही था ना पहला, राइट, मीथेन. आउट ऑफ दीज इट्स गोइंग टू बी विच वन? CH4. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस, ठीक है. आगे बढ़े, आगे बात करते हैं. हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय अ बेस इज हाईएस्ट व्हेन. कब होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज्यादा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, है ना. दोनों चीजें जब स्ट्रॉन्ग होंगी तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगी. सो यू कैन से व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस plus strong acid, both of them must be strong, ठीक है. ऑप्शंस देखते हैं. both the acids weak, strong. ऑप्शन नंबर सी है राइट चॉइस, ठीक है भाई. both the acid and base are strong, सही है. आगे बढ़ते हैं. which among these will have the highest heat of neutralization? सिमिलर क्वेश्चन. हाईएस्ट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बच्चे कब निकल के आएगी? जब दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग होंगी. व्हेन वी विल बी हैविंग स्ट्रॉन्ग एसिड, प्लस वी विल बी हैविंग स्ट्रॉन्ग बेस. तो ऑप्शंस में से चेक करो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ है. पहला ऑप्शन बोथ वीक, है ना. दोनों ही ये क्या है भाई? दोनों ही वीक है. आगे देखो NH4OH, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड. यहाँ पे हमारे पास क्या है? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड. NaOH एंड CH3COOH. अब की बार हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन जो एसिड है वो वीक है, वीक एसिड, ठीक है. NaOH एंड HCl. नाउ वी हैव स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. तो यार कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है. आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन. हीट चेंज फॉर द रिएक्शन H2 plus half O2 gives us H2O. क्या हो रहा है? 1 मोल H2O बन रहा है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट
components. So it is the heat of formation of H2O, right? Here we are talking about heat of formation of H2O. Last question के बारे में बात करते हैं. The lowest value of heat of neutralization. आपकी बार lowest value बेटा कब attain होगी? जब हमारे पास दोनों चीजें वीक होंगी, वीक एसिड प्लस वीक बेस. ठीक है, तो देखो HCl NaOH दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग हैं. ठीक है, NH4OH HCl आपकी बार हमारे पास वीक बेस है लेकिन एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी नहीं हो सकता. NH4OH एंड CH3COOH आपकी बार वीक बेस प्लस वीक एसिड, तो दिस इज द राइट चॉइस. ऑप्शन नंबर सी जो है वो है सही जवाब. क्लियर है? कोई डाउट? आई डोंट थिंक होना चाहिए. दैट इज इट फॉर टुडे and I'll see you in the next session. Till then, bye bye.